जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। आई होप आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे अपने एंट्रेंस एग्जाम की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, MR 200 सीरीज चल रही है, जिसमें हम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके ओवरऑल सबके 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो पॉलिटी की फर्स्ट क्लास हो गई थी, तो आज ये सेकेंड क्लास है जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करी हैं। तो जिन बच्चों ने भी ये सीरीज़ नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। आपके सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। और जो भी बच्चे हैं जो सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें वहाँ पे आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अपने कोर्स के हिसाब से हर एक चीज़ डिटेल में दी गई है, तो इसी तरह से आप वीडियोस देखते रहिए। बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बैचेस की। तो बैच और ई बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो भी बच्चे नए हैं जिन्हें नहीं पता है बैच और ई बुक के बारे में, उनको मैं बता दूं यहाँ पे। तो जो भी बच्चे न्यू हैं, ये कॉम्बो है ई बुक और बैच का, जो कि आपको 249 में मिल रहा है। इस ई बुक में आपको रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कवर है, साथ ही में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कवर है, आपके कंप्यूटर के सारे पॉइंट्स कवर होंगे। अगर आपको सिर्फ ई बुक लेना है तो 129 में आपको मिलेगी। साथ ही में यहाँ पे आपका ये फोकस्ड और टाइम सेविंग अप्रोच है। कम समय में आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो, पूरी तैयारी कर सकते हो अपनी अच्छे से। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रखा है थ्रू वीडियो, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप ये बैच और ई बुक दोनों लेते हो, तो इसमें आपको ये जो सीरीज़ है इसकी PDF भी एकदम फ्री मिलेगी। बैच में आपके सारे कोर्सेज कंप्लीट है डिटेल में। सिस्टमैटिक स्टडी फॉर ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ है। वन प्रिपरेशन फॉर ऑल, जितने भी आपकी किसी भी कॉलेजेस के हों, किसी भी कोई भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, इस सब कुछ कवर है इस पूरे बैच में। कॉलेज यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम जितने भी आपके दे रहे हो सब कुछ कवर है। TVS PYQs दे रखे हैं, प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं कंप्लीट गाइडेंस के साथ। अगर ओनली बैच आपको चाहिए तो अभी 229 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैलिडिटी टिल योर एंट्रेंस एग्जाम गेट्स ओवर, वैलिडिटी है जब तक आपके एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक की। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ दिए गए व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। और यहाँ पे ई बुक की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बैच की बात कर लेते हैं। तो कंप्लीट कोर्स दे रखा है डिटेल में, सारी चीज़ें हैं डिटेल में प्रोवाइड की गई है। आपको 229 में सिस्टमैटिक स्टडी होने वाली है प्रॉपर, आपको एक जगह से पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको इधर उधर रिसोर्सेज ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप एक अगर बैच लेते हो तो उसमें आपको सारी गाइडेंस के साथ जो है सारी एक चीज़ें सिस्टमैटिक वे में आपको इस बैच में प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर सिर्फ ई बुक का है तो ई बुक में आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ ही में कंप्यूटर के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। इसमें 2 मैराथन वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड है इस ई बुक में, जो कि आपको सिर्फ 129 में मिलेगी। तो किसी चीज़ से भी रिलेटेड आपको क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पे आपको जितनी भी आपकी क्वेरी है वो आंसर करी जाएंगी। और आपको अगर ई बुक या बैच लेना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। टाइम सेविंग अप्रोच है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अब आप अलग अलग रिसोर्सेज से जो है वो पढ़ाई करें। इससे अच्छा है कि आप एक जगह से ही कलेक्टिवली पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर ऑफ पॉलिटी फॉर एंट्रेंस एग्जाम, जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड वन लाइनर है वो यहाँ पे कंप्लीट किए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो कल का सेशन या उससे पहले के सेशंस भी देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है, सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी जो सुप्रीम कमांड होती है रक्षा बलों की जो सर्वोच्च कमांड है वो राष्ट्रपति में निहित है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा एंड 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स टू द लोकसभा, यानी जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों और एंग्लो इंडियन सदस्यों को जो है नियुक्त कर सकते हैं फॉर लोकसभा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, प्रेसिडेंट समन्स द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, मतलब दे कैन जॉइन द मीटिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, तो ओनली जो मनी बिल होता है वो सिर्फ लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है, यानी मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। उसके बाद दिया गया है, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी थ्रू आर्टिकल
352 विच इज कॉल्ड एज नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 352 के माध्यम से नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं। किस केस में? इन द केस ऑफ वार, यानी किसी भी तरह का युद्ध होना, बाहरी आक्रमण होना, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन और थ्रेट, किसी भी तरह का सशस्त्र विद्रोह या किसी के खतरे के मामले में वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, सिर्फ केवल मंत्रिमंडल की सिफारिश पर वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया लोकसभा मेंबर्स टर्म पीरियड 5 years while राज्यसभा मेंबर्स टर्म पीरियड इज 6 years। तो यहाँ पे लोकसभा जो सदस्य है उसकी अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, और राज्यसभा की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष। साथ ही में दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट, जो एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है वाइस प्रेसिडेंट की वो होती है 35 years, और इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बैलेंस द पोस्ट। अगर एब्सेंस है यानी उनकी उपस्थिति नहीं है प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है संभाल सकते हैं उनकी प्रेसिडेंट की पोस्ट को। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी दी गई है वाइस प्रेसिडेंट की वो होती है 35 years, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका संतुलन कर सकते हैं, यानी उसका बैलेंस कर सकते हैं पोस्ट को। उसके बाद दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। सेकेंड वॉज जाकिर हुसैन एंड 15th मेंबर द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो कौन से नंबर पे हैं? 15th नंबर पे हैं प्रेसिडेंट इंडिया की। पहले हमारे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद सेकंड थे जाकिर हुसैन, और द्रौपदी मुर्मू है आपकी 15th प्रेसिडेंट। उसके बाद दिया गया फर्स्ट पीएम, यानी पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, और अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे 18th प्राइम मिनिस्टर है, यानी 18th नंबर पे प्राइम। तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे 18वें प्राइम मिनिस्टर है, यानी 18th प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर। अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, तो अटॉर्नी जनरल हमारे पहले कानून अधिकारी होते हैं। उसके बाद CAG यानी कैग कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द यूनियन एज वेल एज ऑफ द स्टेट। तो सैग क्या होता है? संघ के साथ साथ राज्यों की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। और कैग का यहाँ पे फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे कैग का हो जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आपकी कंट्रोल करता है एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द यूनियन एज वेल एज स्टेट। इसके बाद बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट वाज डिजाइन्ड बाय सर एडविन लुटियंस। तो जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, लोकसभा की, संसद की, वो आपकी किसके द्वारा डिजाइन करी गई है? एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन करी गई है। तो संसद का भवन आपके सर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। उसके बाद लोकसभा शुड कंप्राइजेज ऑफ मोर देन 530 मेंबर्स ऑफ द स्टेट, नॉट मोर देन 20 मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे लोकसभा में राज्यों के 530 से अधिक सदस्य होने चाहिए और 20 मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, और 20 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए यूनियन टेरिटरीज में। तो लोकसभा में कितने मेंबर्स होने चाहिए? 530 से अधिक होने चाहिए और 20 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए यूनियन टेरिटरीज में। उसके बाद लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट। तो लोकसभा जो है राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। लोकसभा वॉज एक्सटेंडेड ट्वाइस फॉर 1 year in 1976। तो 1976 में लोकसभा को 2 बार से 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो उसका जो टाइम ऑफ पीरियड था वो एक्सटेंड किया गया था। फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा 17 अप्रैल 1952। तो पहली सिटिंग जो थी लोकसभा की वो कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 में। और राज्यसभा की कब हुई थी? 13 मई 1952। तो यहाँ पे जो पहली सिटिंग थी लोकसभा की वो हुई थी 17 अप्रैल को 1952 में, और राज्यसभा की हुई थी 13 मई को 1952 में। तो पहले लोकसभा की हुई थी, उसके बाद
राज्यसभा की हुई थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट नॉट मोर देन 6 मंथ। उसके बाद प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन दे सकता है टू वाइस प्रेसिडेंट, यानी जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र राष्ट्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। उसके बाद स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट मीटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। यानी संसद जो है अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। फर्स्ट स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर। तो जो पहले स्पीकर थे आपके वो कौन थे? प्रथम वक्ता थे गणेश वासुदेव मावलंकर, आपके पहले स्पीकर थे, फर्स्ट थे यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डॉक्टर सर्वपल्ली राजा कृष्णन। तो पहले चेयरमैन कौन थे आप राज्यसभा? राज्यसभा यानी राज्यसभा के पहले चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या है आपके? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो मनी बिल है सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। कंसोलिडेटेड फंड्स। तो यहाँ पे कुछ कंसोलिडेटेड फंड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जितने भी रेवेन्यूज हैं वो रिसीव करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल लोन्स रेज्ड बाय द जीओआई और ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ द लोन, यानी ऋण के पूर्ण भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त किए जाएंगे सारा धन। उसके बाद दिया हुआ है द वर्ड बजट इज नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन रिटन। तो जो बजट है वो नहीं मेंशन हुआ है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि वार्षिक वित्तीय बयान लिखा जा चुका है, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा गया है। एस्टिमेट कमेटी कंसिस्ट 30 मेंबर्स, यानी जो प्राक्कलन समिति है उसमें 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा सीट्स, टोटल लोकसभा सीट्स है यूपी में 80, दिल्ली में 7, हरियाणा में 10, उत्तराखंड में 5 और महाराष्ट्र में 48। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एन इम्पोर्टेंट नोट कर सकते हैं। उसके बाद राज्यसभा में टोटल कितनी सीट्स होती हैं? तो यूपी की है 31, असम की 7, महाराष्ट्र की 9 और वेस्ट बंगाल की 16, हिमाचल प्रदेश की 3 और गोवा की 1। तो यहाँ पे टोटल सीट्स देख सकते हैं आप, स्टेट वाइज दी गई है राज्यसभा में और लोकसभा में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी आपसे पूछ सकता है बिकॉज इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो सीट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद 0 आर बिगिंस एट नून ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन। यहाँ पे जो 0 आर होता है वो कब शुरू होता है? संसद सत्र के दौरान दोपहर में शुरू होता है। 0 आर बिगिंस एट द नून, दोपहर में जो है शुरू होता है पार्लियामेंट सेशन में। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने होते हैं? 33 + 1, यानी 33 जजेस होते हैं और 1 होता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट कवर्स मुंबई, पणजी एंड औरंगाबाद। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर क्या क्या आता है? मुंबई, पणजी, औरंगाबाद। गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन आर्टिकल 11155, यानी 155। तो गवर्नर ऑफ स्टेट किसके अंदर अपॉइंट किया गया है? प्रेसिडेंट के अंदर किया है, अंडर आर्टिकल 155। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर क्या है? हेड है ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, यानी मुख्यमंत्री जो है राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। सम स्टेट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कुछ राज्यों में 2 सदनीय विधेयिका होती है, यानी राज्यों में 2 सदनीय विधायिका है, जैसे यूपी। तो यहाँ पे
एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, यूपी में तेल बिका, यानी उत्तर प्रदेश यूपी में महाराष्ट्र तेल तेलंगाना, बिका बिहार और कर्नाटका आंध्र प्रदेश। तो इसके थ्रू आप इस ट्रिक के शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ स्टेट्स में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो यूपी में तेल बिका आप इसे शॉर्ट फॉर्म के थ्रू याद कर सकते हो, निमोनिक्स के थ्रू आप याद कर सकते हो, जिससे आपको दिमाग में रहेंगी सारी चीजें और आप आंसर कर पाएंगे। उसके बाद 26 अप्रैल इज ऑब्जर्व एज पंचायती राज डे। तो उसके बाद 24 अप्रैल इज ऑब्जर्व एज पंचायती राज डे, यानी 24 अप्रैल को आपके पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे 24 अप्रैल आपका पंचायती राज के रूप में मनाया जाता है। विलेज पंचायत कम्स अंडर आर्टिकल 40, यानी जो ग्राम पंचायत है वो अनुच्छेद 40 के तहत आती है, अंडर द आर्टिकल 40। 21 years of age is required for being a member of पंचायत। तो मिनिमम जो आयु होती है वो 21 होनी चाहिए आपकी, किसका सदस्य बनने के लिए? पंचायत का सदस्य होने के लिए आपकी 21 वर्ष की आयु आवश्यक है। यहाँ पे 21 years of age is required for member of पंचायत। पंचायती राज was the first introduced in Nagaura district of Rajasthan by PM जवाहरलाल नेहरू। तो पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो कब इंट्रोड्यूस हुई थी? नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान बाय जवाहरलाल नेहरू, जब पीएम थे वो तब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, जो कि आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुआ था। लॉर्ड रिपॉन इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपॉन कौन है? स्थानीय स्वशासन के पिता है, यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है? लॉर्ड रिपॉन। उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 263। साथ ही में इंटर स्टेट काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 263, यानी आर्टिकल 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था। इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड हुई थी अंडर द आर्टिकल 263। उसके बाद प्लानिंग कमीशन वॉज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लानिंग कमीशन का भी जिक्र नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है प्लानिंग कमीशन। उसके बाद प्लानिंग कमीशन केम इन 15 मार्च 1950। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्लानिंग कमीशन कब आया था? तो ये आया था 15 मार्च 1950 में। तो आप लोग सभी ध्यान रख लीजिएगा, यानी जो ये योजना थी प्लानिंग कमीशन वो कब आई थी? 15 मार्च 1950 में। फिर नीति आयोग वॉज फॉर्म एट द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1 जनवरी 2015। अब जो नीति आयोग है वो प्लानिंग कमीशन की प्लेस पर आ गया, अब वो नीति आयोग हो गया, जो कि आपकी 1 जनवरी 2015 में आई थी। फिर उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज फॉर्म इन द ईयर 1952। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब हुई थी आपकी? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में। तो यहाँ पे आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वॉज सेटअप इन 1986, यानी राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। इसके बाद फाइनेंस कमीशन अंडर द आर्टिकल 280 एंड फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1951। तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन जो है वित्त आयोग है, उसके किसके अंदर आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 280, यानी 280 के अंदर आता है। साथ ही में पहली जो फाइनेंस कमीशन थी आपकी, यानी प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1951। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? 280 आर्टिकल के अंदर आती है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन कौन थे उस टाइम पे? केसी नियोगी। तो पहले जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे आपके थे केसी नियोगी 1951 में। इसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी गैर संवैधानिक
निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी प्रथम प्रमुख जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो सुकुमार सेन, यानी प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे आपके? सुकुमार सेन। इसके बाद इलेक्शन कमीशन वॉज फॉर्म इन द ईयर 1950। तो यहाँ पे जो चुनाव है उसका आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में, यानी इलेक्शन कमीशन वॉज फॉर्म इन द ईयर 1950। 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया था और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे आपके सुकुमार सेन जी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट हमने बताए हैं आपको, ये सारी चीज़ें थोड़ा इलेक्शन से रिलेटेड हैं जो पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है। बाकी आपने अगर कुछ सीखा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स तक, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन सबकी जो तैयारी अच्छे से हो पाए और सभी का एंट्रेंस क्लियर हो पाए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ पेड है, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था, पीडीएफ जो है पेड है, जिससे कि आप उस चीज़ की वैल्यू रखो, इसीलिए हमने पीडीएफ पेड करी है, ताकि वो जो पीडीएफ रहेगी वो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी, जिससे आप पढ़ोगे। बिकॉज अगर हम फ्री दे देते तो आप उसको कभी पढ़ते ही ना, बस एक बार देख लेते, तो उस चीज़ की आप वैल्यू करो, इसीलिए हमने पीडीएफ पेड रखी है। तो यहाँ पे जिन बच्चों को भी पीडीएफ चाहिए वो इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और फॉर बैच और ई बुक के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो हमें दिए गए नंबर पे। बाकी अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू। बाकी इस तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।